Hello and welcome to PCB ट्रैक क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल और ये 11th और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है और चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आज का टॉपिक हमारा है एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। तो जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। ग्रेजुअल का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस आते हैं। तो ये किन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं? ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स हैं जो चेंज होती हैं थोड़ा थोड़ा और जिनके कारण फिजिकल और केमिकल बिहेवियर में चेंज आता है, इन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक एटम गोल होता है, स्फेरिकल होता है, तो किसी भी स्फीयर या गोले का रेडियस या त्रिज्या जो है वो उसके केंद्र से, उसकी परिधि यानी कि सेंटर से या न्यूक्लियस से उसके सरकमफेरेंस की दूरी होती है। तो वही हमारी डेफिनेशन भी है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to outermost electron in an atom is called its atomic radius. It has three working definitions. एटॉमिक रेडियस की या परमाणु त्रिज्या की तीन परिभाषाएं हैं। तो नॉर्मल परिभाषा क्या है? नॉर्मल परिभाषा है किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब इसकी तीन कार्यकारी परिभाषाएं हैं। कार्यकारी का मतलब होता है जिन आधार पे इनको मापा जा सकता है। पहला है कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या। तो कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। अगर किसी तत्व के दो परमाणु आपस में एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े हों, तब इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। दूसरा है वांडर वाल्स रेडियस या वांडर वाल त्रिज्या। इन सॉलिड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स of two nearest molecules is called van der Waals radius। मतलब किसी तत्व की ठोस अवस्था में उसके दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा, यानी ठोस अवस्था में जब किसी तत्व के दो नज़दीकी मॉलिक्यूल्स या अणु नज़दीक में हों और उनके जो दो परमाणु आपस में सबसे नज़दीक हों, उनके न्यूक्लियस के दूरी का आधा वान डेर वाल रेडियस कहलाएगा। मेटेलिक रेडियस, इसको हम वान डेर वाल के अंतर्गत ले सकते हैं, लेकिन अलग से मेटल्स के लिए बता दिया गया है। इन अ मेटल, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट एटम्स इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। किसी धातु में उसके दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों की दूरी का आधा मेटालिक रेडियस कहलाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखने की है नोट में कि जो सहसंयोजक त्रिज्या होगी वो हमेशा वान डेर वाल त्रिज्या से या वान डेर वाल रेडियस से कम होगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए परमाणुओं में कक्षकों का अतिव्यापन होता है, यानी दो परमाणुओं के कक्षक आपस में मिल जाते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इनके नाभिकों की दूरी सामान्य से कम हो जाती है।
तो कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन van der Waals radius because during the formation of covalent bond, due to overlapping of orbitals, the distance between two nuclei decreases. अगला हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड, यानी कि आवर्तिता क्या है इसकी, किस तरीके से इसमें परिवर्तन होता है। पहला, इन पीरियड्स यानी आवर्त में, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जो कंपटीशन वाले हैं उनको फंडामेंटली यही चीज़ याद करनी होती है कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या लगातार घटती है। इसका कारण नीचे एक्सप्लेन्ड है। इन अ पीरियड विथ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम सेल, द नंबर ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट। विद दिस प्रोटॉन्स आर ऑल्सो एडेड इन न्यूक्लियस, which increases the nuclear force of attraction for outermost cell or outer electrons. Now electrons are attracted more strongly towards nucleus, hence the radius decreases. मतलब जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक लगातार एक एक बढ़ता जाता है। अब एक एक परमाणु क्रमांक बढ़ने से दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ेगा, प्रोटॉन भी एक बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो आउटर सेल में जाएगा, सेम सेल सेम कक्षा में या सेम कक्षा में प्रवेश करेगा, जबकि प्रोटॉन जो है नाभिक में बढ़ता जाएगा। तो कक्षा तो निश्चित हो गई, कक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से बाह्यतम कोश या कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण लगातार बढ़ता जाएगा। और नाभिकीय आकर्षण हमेशा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी घटती है और त्रिज्या में कमी आती है। इन ग्रुप यानी समूह में क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या के मान में लगातार वृद्धि होती है। अब इसका कारण क्या है, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ सेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जैसे लिथियम में आप देखिए, लिथियम में दो कक्षाएं हैं, दो कोश हैं, लेकिन जैसे ही उसके नीचे सोडियम में आइएगा 3 कोश हो जाएंगे, पोटेशियम में आइएगा 4 कोश हो जाएंगे। यानी किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है, घेरे बढ़ जाते हैं। दूसरा, भीतरी इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ जाता है, और ये दोनों ही प्रभाव बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण को कम करने का काम करते हैं। जब आकर्षण कम हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे इलेक्ट्रॉन नज़दीक आने की बजाय कुछ दूर होता जाएगा, यानी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। which decreases the effective nuclear force of attraction for outermost cell and outermost electrons. Hence distance between outermost electron and nucleus increases, which increases the atomic radius. कुछ मूल बातें और ध्यान रखेंगे, खासतौर से कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। Except noble gas, alkali metals have largest atomic size in their respective period. इसका मतलब क्षार धातुओं की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैसेस हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन देयर पीरियड। उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम आयनिक रेडियस कहते हैं, आयनिक त्रिज्या। When an atom loses or accepts electrons, it becomes positively or negatively charged respectively.
यानी जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो वह धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। These charged atoms are called ions और atomic ions। इन्हीं आवेशित परमाणुओं को हम आयन या परमाणु आयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उस पर एक प्लस चार्ज आ गया, यानी सोडियम का धनायन बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आ गया, यानी क्लोरीन का एक एनायन या ऋणायन बन गया। अब कुछ बातें, ए कैटायन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एटम हैज आयनिक रेडियस ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए कि एक धनायन या धनावेशित परमाणु की त्रिज्या मूल या उदासीन परमाणु की त्रिज्या से हमेशा छोटी होती है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। बिकॉज आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन the number of electrons in atom becomes less than the number of protons. Hence, effective nuclear charge per electron increases, which decreases the radius. इसका कारण है कि जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उदासीन परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जब वो त्याग देता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन उतने ही हैं जितने पहले थे। तो ऐसे में हर एक इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण पहले से थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो जाती है और त्रिज्या घट जाती है। दैट इज वाई Na+ आयन हैज ए स्मॉलर साइज देन न्यूट्रल सोडियम एटम। यही कारण है कि सोडियम के धनायन Na+ की त्रिज्या सोडियम के उदासीन परमाणु से कम होती है। ठीक इसी प्रकार एन एनायन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हैज आयनिक रेडियस ऑलवेज लार्जर देन इट्स न्यूट्रल एटम। यानी कि एक ऋणावेशित परमाणु या ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उसके उदासीन परमाणु से बड़ी होती है। क्यों होती है? सेम रीजन है, बिकॉज आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स greater than that of number of protons. Hence, effective nuclear charge per electron decreases, which increases atomic radius. मतलब जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज़्यादा हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएंगे तो हर इलेक्ट्रॉन पर पहले जितना आकर्षण लग रहा था अब उससे कम आकर्षण होगा, यानी नाभिक का आकर्षण प्रति इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। आकर्षण कम होगा तो दूरी बढ़ जाएगी और त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। दैट इज वाई F- हैज लार्जर साइज देन न्यूट्रल F एटम। यही कारण है कि फ्लोरीन के ऋणावेशित परमाणु F- की त्रिज्या फ्लोरीन के उदासीन परमाणु F से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। As we know that electrons are bonded by nuclear force of attraction in an atom, to remove an electron from the atom, some energy must be supplied to the atom to overcome the nuclear force of attraction. जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से बंधा होता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से अलग करना है तो निश्चित तौर पर हमें कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom is called its ionization energy। मतलब हुआ कि किसी विलगित
गैसीय परमाणु, विलगित मतलब अलग, एकाकी, अकेला, गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखिए, A इक्वल्स टू A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद A के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है। जो भी एनर्जी इसमें खर्च हुई उसे हमने दर्शाया IE1, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनन ऊर्जा 1 या प्रथम आयनन ऊर्जा। अब अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो अब इलेक्ट्रॉन A से नहीं निकलेगा, A प्लस से निकलेगा, तो उसके ऊपर एक और प्लस चार्ज आ जाएगा, A+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और अब जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी IE2 या द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो वैल्यू ऑफ consecutive ionization energies increases for an atom। क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान बढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर आप पहली आयनन ऊर्जा का मान देखें तो दूसरी आयनन ऊर्जा का मान पहली वाली से ज़्यादा होगा, तीसरी वाली का दूसरी वाली से भी ज़्यादा होगा, तो क्रमशः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। बिकॉज आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन फॉर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं किसी परमाणु से तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, और स्वाभाविक तौर पर आकर्षण बढ़ने से आने वाले अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने या अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। Therefore, required amount of energy to remove next electron also increases। Periodic trend, आवर्तिता देख लें। In period, आवर्त में क्या होगा? On moving left to right in a period, the ionization energy increases due to increase in effective nuclear charge। यानी किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? ये रीज़न आपको इसी वीडियो में जो एटॉमिक रेडियस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम रीज़न है। यहाँ उसको शॉर्ट में बताया गया है कि बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आकर्षण या प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। इन ग्रुप्स या समूह में, ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी समूह में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है। इसका डिटेल रीजन बिल्कुल सेम रहेगा एटॉमिक रेडियस के जैसा। कुछ खास बातें एक्सेप्शंस में देखेंगे हम। अपवाद, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ऐसे परमाणु कक्षक जो अर्धपूरित हैं या पूर्ण पूरित हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। अतः ऐसे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश में ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो कि कक्षक आधा भरा है या पूरा भरा है, तो it requires more energy to remove electron from its stable configuration। ऐसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। That is why first ionization energy of nitrogen is greater than that of oxygen। यही कारण है कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक है। अगर आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p3, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3, p में 3 इलेक्ट्रॉन मतलब ये हाफ फील्ड या अर्धपूरित है, जो कि ज़्यादा स्थायी है। जबकि ऑक्सीजन को देखिए तो 1s2 2s2 2p4, ये न तो आधा भरा है न ही पूरा भरा है, बीच की कोई स्थिति है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा स्थायी है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
नाइट्रोजन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होगी। तो क्रम आपके सामने है। दूसरी बात, द्वितीय आयनन ऊर्जा, एंड बिकॉज ऑफ सेम रीजन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। कभी कभी ये क्वेश्चन सीबीएसई में आता है और कंपटीशन में भी आता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो याद कर लेते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है नाइट्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी जो 2p3 था अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो हो गया 2p2। तो ये हाफ फिल्ड नहीं है, फुल फिल्ड भी नहीं है। जबकि ऑक्सीजन 2p4 था, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये 2p3 हो गया, तो ये हाफ फिल्ड हो गया। तो ऐसे में अब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है, और ऐसे में ऑक्सीजन के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये एक अलग टॉपिक है जो हमको बार बार पढ़ने में आएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिटल of an atom tends to stop the nuclear force of attraction to reach to outermost shell. Due to this effect, effective nuclear charge for outermost electron decreases. This is called screening effect. यानी किसी परमाणु में भीतरी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक जाने से रोकते हैं। इस रुकावट या इस अवरोधी प्रभाव को ही हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। यानी परिरक्षण प्रभाव अगर ज़्यादा होगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इट इज अपोजिट टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये आयनन ऊर्जा का जस्ट उल्टा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू अ न्यूट्रल एटम इट बिकम्स एन एनायन। ड्यूरिंग दिस इट रिलीजेस सम एनर्जी। अगर हम किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तो ये परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा, और ऐसे में ये कुछ ऊर्जा त्यागता है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो वह ऊर्जा जो किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की इस क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम दिया जाता है। जैसे देखिए जस्ट उल्टा रिएक्शन है, A प्लस इलेक्ट्रॉन A माइनस, फिर अगला इलेक्ट्रॉन A माइनस प्लस एक और इलेक्ट्रॉन तो A2 माइनस हो गया। पहले बार जब आपने एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये एंडोथर्मिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? आफ्टर एक्सेप्टिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड विच रिपल्स द नेक्स्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद हमारा परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, और अब ये अगले आने वाले पर इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित है उसको प्रतिकर्षित करता है। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एंडोथर्मिक होती है, यानी पॉजिटिव हो जाती है। पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात करें या आवर्तिता के बारे में बात करें तो पीरियड में या आवर्त में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। बाएं से दाएं चलने पर किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। यहाँ भी रीजन आपको परमाणु त्रिज्या वाले टॉपिक से ले लेना है, कंप्लीट रीजन सेम रहेगा।
इन ग्रुप ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। यहाँ पर भी कारण यही है जो परमाणु त्रिज्या वाले में था। अब कुछ खास बातें, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन आता है, लोग फ्लोरीन पे लगा के आ जाते हैं जबकि सही में है क्लोरीन। अब इसका कारण दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड हैव लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। द्वितीय समूह, द्वितीय आवर्त में जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं? खासतौर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके लिए अगर हम बात करें तो इनमें पर्टिकुलरली ये द्वितीय समूह के तत्व हैं, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। जबकि इन्हीं के नीचे तीसरे आवर्त या थर्ड जो पीरियड है उसके तत्व कौन कौन से हैं? फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो तीसरे वाले जो हैं फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन वैलेंस सेल ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। क्योंकि द्वितीय आवर्त के तत्वों का परमाणु आकार छोटा होता है और इनमें कोई खाली कक्षक, रिक्त कक्षक नहीं पाया जाता, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर नहीं कर पाता। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनके नीचे वाले यानी थर्ड आवर्त के तत्वों से कम हो जाती है। क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। Atoms with half-filled and full-filled atomic orbital are stable, so they have no tendency to accept electrons. Therefore, the electron affinity is either zero or very low. मतलब ऐसे परमाणु जिनके वैलेंस सेल या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो अर्धपूरित या तो पूर्ण पूरित कक्षक रखता है, ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते और ऐसे में इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जीरो हो जाता है, बिल्कुल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती या बहुत कम हो जाता है। एंड देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज हाई पॉजिटिव वैल्यू, और इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों में अंतर समझिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो गई, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। फिर भी आप इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा और इसलिए यहाँ एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a heteroatomic molecule to attract the shared pair of electrons towards itself is called electronegativity. किसी विषम परमाणु अणु में उपस्थित किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता पूरी तरह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करती है। आवर्तिता देखें, पीरियोडिक ट्रेंड। इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। विद्युत ऋणात्मकता किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ये अपवाद रहित है, लगातार बढ़ती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। समूह में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है। वैलेंसी या संयोजकता अगला टॉपिक हमारा है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, हम ठीक से देखेंगे। वैलेंसी, संयोजकता, अगर इसको तोड़े तो संयोजन धनता, संयोजन करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता, कोई परमाणु कितना बंध बना सकता है, यही है वैलेंसी।
tendency to form bonds or number of unpaired electrons present in the valence shell of an atom is called its valency. किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंसी कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, या किसी परमाणु द्वारा बंध बनाने की क्षमता का नाम है संयोजकता। जनरली मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ग्रुप जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करते हैं। फिर से मैं बताऊंगा आपको, वैलेंस सेल का मतलब बाह्यतम कोश, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी इनसे अलग है। कंफ्यूज नहीं होंगे। निश्चित तौर पर वैलेंसी इन पर निर्भर करती है, पर वैलेंसी ये होती नहीं है। देखिए, जैसे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, एलिमेंट लिख दिया हमने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप की संख्या के बराबर है। लेकिन वैलेंसी बंध कितना बनाएगा? 1 ग्रुप 1 वाला 1 बनाएगा, ग्रुप 2 वाला 2, ग्रुप 3 वाला 3, ग्रुप 4 वाला 4, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ग्रुप 5 वाला, आपको पता है कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बंध बनाता है। जब भी वो बंध बनाता है, जितने भी बंध बनाएगा उतने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और उनकी जोड़ी बन जाएगी, वो पेयर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ग्रुप 5 वाला 5 बॉन्ड बना ले तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होके 10 हो जाएंगे। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड पेयर्ड हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन 5 में से कम कर दीजिए तो 2 बच गए। 3 का डबल कीजिए, 3 पेयर्ड हो गए, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़िए, 8 हो गया। ग्रुप 6 में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 अगर बॉन्ड बना लें तो 2 का पेयर हो गया, 4, 4 बच गए, 8 हो गया। ग्रुप 8 8 इलेक्ट्रॉन है, जरूरत नहीं है, 0 वैलेंसी है। तो ये क्लियर रखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ऑलवेज वैलेंसी। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमेशा संयोजकता हो ये आवश्यक नहीं है। तो आज के लिए इतना। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसको 2 या 3 बार सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।